हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू का एनालिसिस। आज है 2 मई 2020, तो 2 मई 2020 के सभी न्यूज़ को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम आपको न्यूज़ के साथ साथ एक फ्लो चार्ट भी देंगे और हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। किस तरीके से आप द हिंदू को पढ़ने के बाद अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो स्टार्ट हो जाइए, मेरे साथ शुरू हो जाइए पढ़ना। आप द हिंदू को आप लेके बैठ जाइए। अगर आपके पास द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं है, ठीक है, तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको करना ये होगा कि आप टेलीग्राम में जाइए और @स्टडी टाइम ओनली सर्च करिए। हमारा ग्रुप आ जाएगा, आइकॉन दिख जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही वहाँ पे हम नोट्स भी शेयर करते हैं कि द हिंदू के जो भी नोट्स होते हैं उसको भी शेयर करते हैं, तो वो भी चीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ छोटी सी न्यूज़ है, इसको आप एक बार देख लीजिए। हेल्थ मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई 130 डिस्ट्रिक्ट एज अ रेड जोन। तो ऐसा देख लीजिए कि ये रेड जोन यहाँ पे किया है 130 डिस्ट्रिक्ट को। तो इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है, ये तो बिल्कुल चल रही है, नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। बस एक छोटी सी न्यूज़ थी, जिससे आपको अवेयर होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सबसे पहले हम चलते हैं एडिटोरियल पेज में। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे आज का जो एडिटोरियल आया है, काफ़ी बेस्ट एडिटोरियल आया है। ठीक है, देखिए पहला वाला एडिटोरियल आप जो देख रहे होंगे, इट्स अबाउट फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बात की जा रही है, फूड सिक्योरिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे लाइवलीहुड सिक्योरिटी की बात की जा रही है। तो किस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पे रहेगी, उस सारी चीज़ों को हम इसके अंदर देखने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मेन्स के लिए, प्री के लिए, सब एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है न्यूज़पेपर को बहुत अच्छी तरीके से कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर इसको डाउनलोड करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका भी यहाँ पे टाइम बचेगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार उनको 3 घंटे लग रहे हैं या 2 घंटे लग रहे हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इस तरीके से जो मैंने न्यूज़पेपर में जो जो चीज़ें मार्क कर दी हैं, तो वो उन चीज़ों पर अंडरलाइन करें, उनको देखें एक बार, उनके नोट्स जो हैं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के द्वारा जो मैंने नोट्स बनाया है, तैयार किया है, वो भी आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने किस तरीके से इसको नोट्स को तैयार किया है एक फ्लो चार्ट की मदद से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कोविड-19। देखिए, कोविड-19 की वजह से हमारी जो है फूड सिक्योरिटी हो चुकी, मतलब एक तरीके से फूड सिक्योरिटी हमारी एक न्यूट्रिशन लाइवलीहुड, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई है, पेज नंबर 6 में है द हिंदू को, तो आपने ये देखा होगा। ठीक है, बिफोर दैट मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपसे कि देखिए, जो हमारे आर्टिकल के अंदर बात की जा रही है, वो सबसे पहले बात की जा रही है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी के कितने डायमेंशन होते हैं। तो यहाँ पे जो है मेंशन हुआ है आर्टिकल के अंदर कि फूड सिक्योरिटी के इन्होंने टोटल 3 डायमेंशन दिखाए हैं। पहला क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द मार्केट, कि जो फूड है मार्केट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, कितना अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें की गई हैं। तो फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे मेनली यहाँ पे इंश्योर होता है फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया के अंदर हुआ था, और उसके बाद से हम सेल्फ मेड बन गए थे, जो फूड को जो है बहुत अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस करने लग गए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पहले ऐसा होता था कि पहले हम यूएस से इंपोर्ट करते थे सारी चीज़ों को, फूड्स वगैरह को, लेकिन अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, सेल्फ जो है प्रोटेक्शन करने लग गए हैं इतने लेवल पे कि हम अपने जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। तो एबिलिटी ऑफ फूड इन द मार्केट सबसे पहला पॉइंट हो जाता है। सेकंड नंबर पे होता है एसेस ऑफ फूड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एसेस ऑफ फूड, फूड का असेसमेंट किया जाता है, मतलब वाइडन द फूड बास्केट, तो फूड का जो बास्केट है उसको बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पेट भरना है, बल्कि पेट भरने के साथ साथ आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए जिससे आपकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी यहाँ पे क्रिएट होती रहे। ठीक है, आपका जो पोषण तत्व है वो बना रहे, जिसके अंदर जैसे कुछ कुछ दालें वगैरह जो हो गई, मिलेट्स हो गए, ठीक है, ऑयल्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड रहती हैं, जिससे आपका पोषण जो है बना रहे। जो आपका हिडन हंगर है वो यहाँ पे बताया गया था, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है,
ये सारी चीज़ें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फंक्शन के लिए, ठीक है। अगर देखिए ये चीज़ रहेगी तो रोग प्रतिरोधक जो हमारी क्षमता होती है, डिसीज से लड़ने की क्षमता होती है, वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो एसेस ऑफ द फूड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड नंबर पर हम पहुँचते हैं जो कि है नॉन फूड सेक्टर। देखिए हमने ये दो तो फूड सेक्टर हो गया, लेकिन तीसरा नॉन फूड सेक्टर भी एक है। अब देखिए नॉन फूड सेक्टर से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जैसे कहते हैं ना कि आप जो खाना खा रहे हैं कि आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं लग रहा है। इन द सेंस अगर मैं बात करता हूं कि क्या आप सैनिटाइज वाटर पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, आप ड्रिंकिंग वाटर जो आपका सैनिटेशन है कि नहीं है, हेल्थ आपकी किस तरीके से है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं कि हेल्थ सर्विसेज कितनी अच्छे से हो रही हैं, ठीक है। अच्छा पानी आ रहा, मतलब एक प्रदूषण तो नहीं है, मतलब प्रदूषित तो नहीं है पानी, क्या प्रदूषण आप चीज़ें जो खा पी रहे हैं वो उसमें प्रदूषण तो नहीं, उसमें पॉल्यूशन तो नहीं है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंश्योर करते हैं। देखिए नॉन फूड सेक्टर को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आप इसको एक बार नोट डाउन करते हुए चाहिए। पहला है ड्रिंकिंग वाटर, कि हमारा साफ पानी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पानी साफ नहीं रहेगा तो देखिए बहुत सारी डिसीजेज जो है देखने को मिलती हैं। सेकंड नंबर पे सैनिटेशन का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो अभी कितनी सारी बीमारियां निकल के आ रही हैं, तो उन सभी बीमारियों से लड़ने के लिए सैनिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रोल प्ले करता है, ठीक है। और हेल्थ सर्विसेज का हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमें योगा वगैरह जो भी इस तरीके से चीज़ें हो गई, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी का मूवमेंट बना रहे, ठीक है। चलिए हम इसके अंदर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोविड-19 से जो ये आर्टिकल निकल के आया, मतलब एक तरीके से कोविड-19 की वजह से जो हमारी फूड और न्यूट्रिशन लाइवलीहुड की सिक्योरिटी एक में निकल के आया है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कोविड-19 है यहाँ पे किस तरीके से निकल के आई ये चीज़ें। तो 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। ये बैकग्राउंड है, ठीक है। हमने देख लिया कि आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, किस तरीके से समझाया गया। अब हम बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिससे कि फूड को डिस्कस करता हूं मैं। तो फूड में यहाँ पे बताया गया है कि एक फूड सिक्योरिटी, हमारा फूड सिक्योरिटी कैसे इनहेंस होता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो हमारा NFSM दैट इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था, उसके तहत हमने क्या बनाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 हमने तैयार किया, बनाया, ठीक है। फिर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इसके तहत हमने फिर सिप टू माउथ की हमने बात करी। सिप टू माउथ क्या होता है एक तरीके से, कि पहले सिप टू माउथ एक जो वर्ड है, आप फ्रेज कह सकते हैं इसको ये सिंपल वे में, कि पहले क्या होता था कि लगभग 1960s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1960s के टाइम में क्या होता था कि जो हम फूड जो है इंपोर्ट करते थे, ठीक है, जो भी चीज़ें हम ग्रेन्स वगैरह जो भी फूड जो है इंपोर्ट करते थे यूएस वगैरह से, हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा भुखमरी देखने को मिल रही थी उस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा भूख की वजह से बहुत लोग मर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, शिप से डायरेक्ट फूड आता था, और शिप से डायरेक्ट क्या कर देते थे, वो जो भी खाने वाला होता था उसके मुँह में डाल देते थे, मतलब वहाँ पर उनको दे देते थे, डायरेक्टली फूड दे देते थे। तो वहीं से ये वर्ड निकल के आया सिप टू माउथ, ठीक है। ये आर्टिकल के अंदर यूज किया गया है। जब आप अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ये चीज दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको रखना है। तो शिप टू माउथ से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने क्या इंश्योर किया, राइट टू फूड। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में कब आया था, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो राइट टू फूड हमने इंश्योर कर लिया कि सबको भोजन का अधिकार तो कम से कम सबको रहे। ये स्टेट आपका इंश्योर करेगा कि आपको भूखे ना सोने दिया जाए, ठीक है। देन हमारा आता है नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी के अंदर, PMGKY, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो वीट, 5 kg वीट और राइस जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। 1 kg पल्सेस जो है यहाँ पे फ्री टू यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं। वैसे मैं ये PDF जो है शेयर कर दिया करूँगा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम में भी इसको मैं पोस्ट कर दिया करता हूँ, और फेसबुक के अंदर भी इसको कर दिया करता हूँ। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके रिविजन होता रहे। अगर मैं पोषण की बात करता हूं, दैट इज द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन लेवल भी हमारा बना रहना चाहिए। न्यूट्रिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो पोषण से रिलेटेड जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013, उसके अंदर भी पोषण न्यूट्रिशन के बारे में मेंशन था कि ना कि सिर्फ हमें फूड को इंश्योर करना है कि सबके पेट भरे, बल्कि हमें न्यूट्रिशन लेवल को भी बढ़ाना है, जिससे हंगर, जैसे अगर एक, जैसे हम हिडन हंगर कहते हैं, तो ये जो हिडन हंगर है ये इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो पाए।
कि जो स्टैंडिंग वगैरह होता है, ठीक है, कि लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती है, ठीक है, एज के साथ, और वेट वगैरह में बहुत कमी रहती है एज के साथ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हिडन हंगर की वजह से होती हैं। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे अब माइक्रो न्यूट्रिएंट कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हो गए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट में चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट, दैट इज द लाइवलीहुड। लाइवलीहुड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे रोजगार, मतलब एक यहाँ पे आर्टिकल के अंदर एक चीज मेंशन है कि राइट टू फूड, मतलब एक तरीके से फूड सिक्योरिटी जो आपका है, राइट टू फूड की अगर मैं बात करता हूं तो उसको लिंक किया गया है राइट टू जॉब से। मतलब अगर आपके पास जॉब नहीं रहेगी तो ये जो फूड सिक्योरिटी है वो कहां तक आप फुलफिल कर पाएंगे, मतलब गवर्नमेंट कब तक आपको इंश्योर करेगी। इसलिए जॉब का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रोजगार होना यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे मनरेगा, एमजी नरेगा के अंदर, जैसे आप सभी लोग जानते हैं एमजी नरेगा के अंदर जो अनस्किल्ड लेबर होते थे, जैसे गड्ढा खोदने वगैरह काम, यहाँ पे मैंने जैसे हिंदी में लिख दिया है तो आप लोग एक बार इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जो डिगिंग वगैरह का काम होता था उससे क्या हो गया, और फिर बच्चों बुजुर्गों को संभालने का, देखभाल करने का ये काम होता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, अनस्किल्ड लेवल से स्किल्ड लेवल के को भी इस तरीके से जॉब जो है दी जा सकती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा और चलते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, फार्मर सेक्टर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि जब फार्मर्स काम करता है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयरली भी पूछा गया है, ठीक है, और आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना। पहला है इनपुट, कि जब फार्मर जो है इनपुट करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लेके आया, प्रधानमंत्री किसान योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत क्या किया जाता है, 6,000 रुपीज पर ईयरली जो बेसिस पे किसान को दिया जाता है, ठीक है। तो ये इनपुट कॉस्ट यहाँ पे तैयार की जाती है फार्मर्स के, मतलब प्रधानमंत्री किसान के द्वारा, ठीक है। ये एक पहला हो गया। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आती है डिमांड की वजह से। देखिए डिमांड में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, कभी किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, कभी किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है, तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ी जो है एक प्रॉब्लम कह सकते हैं कि है। अब देखिए सिंपल चीजें प्रॉब्लम क्यों होती है, सेकंड दो पॉइंट है लैक ऑफ स्टोरेज की वजह से, क्योंकि स्टोरेज जो है क्षमता थोड़ा सा कम है, कि मतलब एक तरीके से नहीं हो पा रही थी। जो छोटे छोटे फार्मर्स है, मार्जिनलाइज लेवल के फार्मर हैं, वो चीज़ों को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, जो फूड, उनका जो फूड ग्रेन वगैरह है, ठीक है, लंबे समय तक। तो उसके वजह से हमने एक यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हम लेके आए, ठीक है, PMKS, याद रखना आपको, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कि फूड को स्टोर करके रखा जाए। तो हमने फूड पार्क्स तैयार किए, तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हमने ई नेम बनाया, मतलब मार्केट तैयार किया। जैसे कि अगर हम मार्केट की बात करते हैं कि वो चीज़ों को बेच नहीं पा रहे थे, फूड्स को, अपने जो भी प्रोडक्शन उनका निकल के आता है अच्छी तरीके से, उनको अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमने ई नेम बनाया कि क्या है कि रुक ना पाए कोई भी, जैसे पर्टिकुलर स्टेट का होता है कि वो रुक रहा है, कोई फार्मर जो है तो नहीं बेच पा रहा है, तो फिर वो चाहे राजस्थान का फार्मर हो या साउथ का कोई फार्मर हो, या फिर मैं कह लूँ यूपी का फार्मर है, MP का फार्मर है, कहीं का भी फार्मर ई नेम के अंदर अपनी चीज़ों को सेल कर सकता है, ठीक है। फिर हमारा निकल के आया मॉडल कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग होती है, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, निकल के आया APMC एक्ट निकल के आया। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह के एक्ट। तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, इसको मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई चेन की। तो यहाँ पे जो सप्लाई चेन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के द्वारा ये सप्लाई चेन बहुत अच्छे से इनहेंस हो पाए। तो ये आपको याद रखना है कि जब चीजों को स्टोर करके आप अच्छे से रख पाएंगे, तभी उसको आप क्या कर पाएंगे, सप्लाई कर पाएंगे। तो ये यहाँ से एक सप्लाई सिस्टम यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो MSP आपको याद रखना है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होता है, तो A2 + FL, A2 मतलब एक तरीके से जो इनपुट कॉस्ट हो गई है वो यहाँ पे लगी हुई है, और जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए जो है MSP जो है डिसाइड की जाती है, ठीक है। फैमिली का जो लेबर है, जो फैमिली लेबर का जितना कॉस्ट है, सपोज आप यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं उस वजह से कितना कॉस्ट है, ये सब अप्रोक्सीमेटली जो है इस सभी चीज़ों को निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे रंगनाथन जी ने एक तरीके, सॉरी, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जी ने यहाँ पे बताया कि जो कॉस्ट है C2 कॉस्ट होना चाहिए, ना कि ये वाला कॉस्ट। C2 कॉस्ट के अंदर देखिए A2 + FL तो इंक्लूड रहता ही है, साथ में जो है रेंट इंक्लूड रहता है। रेंट इन द सेंस अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी चीज़ है, रेंट की अगर बात करूँ कि अगर वो लोन ले रहा है या इस तरीके से कहीं से पैसा उसने उधार लिया है और रेंट बेसिस में कुछ काम कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, तब यहाँ पे अच्छी तरीके से सस्टेन होगा।
देन यहाँ पे निकल के आता है फार्मर्स का कॉस्ट। जब अगर आपको यहाँ पे बढ़ानी है उनकी वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आपको वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है कि यहाँ पे हमको जरूरत है अभी भी हॉर्टिकल्चर वगैरह के अंदर काफी ज्यादा हम वैल्यू एडिशन चीजों का कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चिप्स वगैरह बनाते हैं आलू से, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया, एक तरीके से वैल्यू एडिशन का ही काम तो है, ठीक है। एक इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, अमूल जो है इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल। अमूल क्या करता है, अमूल को जो दूध आता है, तो उस अमूल के देखते होंगे आप लोग कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, तो जो भी मिल्क से बनने वाले सारे प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट्स बनाता है और हर एक चीज का यूज करता है। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। नेक्स्ट आर्टिकल हम मूव करने वाले हैं ताइवान के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया इसके सेकंड डायमेंशन वगैरह, फर्स्ट डायमेंशन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, मैंने यहाँ पे मार्क भी करके रखा है। बिग फेमाइन की यहाँ पे बात की गई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ताइवान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल, सो हाउ इट इज डन। अब किस तरीके से ताइवान ने कोरोना वायरस से डील किया, एक स्टडी यहाँ पे निकल के आई है, तो इसको आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पूरे अगर मैं बात करूँ फुल न्यूज़पेपर के अंदर, तो ये दोनों आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे जो मैंने अभी पहला आर्टिकल डिस्कस किया है, एंड सेकंड नंबर पे ये सेकंड आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट की मदद से आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो जरूर आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो देखिए हम पहुंच गए हैं अब ताइवान में, ठीक है। हम ताइवान में पहुंच चुके हैं, अब हम ताइवान की चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे डिसीजेस का आउटब्रेक कैसे हुआ, ठीक है। कैसे डिसीजेस निकल के आए हैं अलग अलग टाइम पे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके ऊपर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, या फिर अलग अलग किसी भी एग्जाम में। स्पेनिश जो फ्लू की अगर मैं बात करूँ 1980 में निकल के आया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोरोना बस पहली बार इस तरीके से निकल के आया, तो इसके पहले भी बहुत सारी ऐसे डिसीजेस निकल के आए थे। सार्स की अगर मैं बात करूँ 2003 के अंदर निकल के आया था। तो इनके आपको ईयर जो है बाय हार्ट याद रखना है, इसको आप बिल्कुल लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, या पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगा, तो वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। H1N1 जो वायरस था 2009 के अंदर देखने को मिला था, काफी ज्यादा हड़कंप मच गया था। MERS जो वायरस मार्च 2013 के अंदर देखने को मिला था। एबोला वायरस जो है वेस्ट अफ्रीका के अंदर देखने को मिला था, कितना ज्यादा फैल गया था, उसका काफी ज्यादा न्यूज आई थी इस टाइम पे 2014 के अंदर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर जीका वायरस आपने सुना होगा, ये सारे बस आई थिंक अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपने सुना ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो सकता है, जो कि वैसे भी देख रहे हैं एट टाइम से जो हमारा कोविड-19 है न्यूज में, इसलिए ये पुराने वायरस भी आपको यहाँ पे याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जीका वायरस 2015-16 में आउटब्रेक हुआ था सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर, बहुत ज्यादा बहुत वास्ट लेवल पे, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्टिकल की ओर। आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया, किस तरीके से ताइवान ने यहाँ पे डील किया है, इसको हम देखने वाले हैं। देखिए ताइवान ने किया सबसे पहले जैसे उसको पता चला दिसंबर के अंदर, 31 दिसंबर को उसको पता चलता है कि यार इस तरीके से निकल के आई है चीजें, ये सारी चीजें हैं, तो फर्स्ट डे उसने किया कि जो भी वुहान में फ्लाइट आती जाती हैं, वहां से आने जाने वाली फ्लाइट हैं, उनमें रोकथाम लगा दी, ठीक है। और सेम डे वहां पे क्या कर दिया, क्वारंटाइन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, कि होम क्वारंटाइन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, जो आ रहा है उसको क्वारंटाइन 14 दिन के लिए 14 डेज के लिए क्वारंटाइन रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखिए डे 1 से उसने किस तरीके से स्टेप्स उठाए, और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया उसके मोबाइल में, क्या कर दिया जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, पर्टिकुलर कोई जो बंदा वहां से आया है, ठीक है, तो वहां पे ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया कि पता चल सके कि वो कहाँ कहाँ गया है, या फिर 14 दिन के अंदर वो कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरीके से उसने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज किया है, ये चीज यहाँ पे दिखाती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर ताइवान ने किया कि एक रेस्पॉन्स टीम बनाया फटाफट की, यहाँ पे हम किस तरीके से रेस्पॉन्स ले आगे बढ़े और हम यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करें। उसने बहुत ही वास्ट लेवल पे टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेवल हिस्ट्री यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर दिया, कि जो पर्सन आ रहे हैं उसकी ट्रेवल हिस्ट्री निकाले कि यार वो कहाँ कहाँ गया था, ठीक है। फिर इंडिया मतलब ताइवान में आने के बाद वो कहाँ कहाँ गया है, ये सारी चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, उसके ऊपर काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे जो रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे लेबोरेटरी के नंबर यहाँ पे बहुत तेजी से इन लोगों ने बढ़ा दिया और पूरा डेडिकेट कर दिया इसी के लिए कि यहाँ पे क्या किया जाए। देखिए ताइवान जो है WHO का पार्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है ये, ठीक है।
ताइवान WHO का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उस ताइवान ने क्या किया, एक बहुत अच्छा मॉडल यहाँ पे सबके सामने प्रस्तुत किया कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिक, यहाँ पे याद करिए जेनेटिक सीक्वेंसिंग यहाँ पे अपलोड करी। जेनेटिक सीक्वेंसिंग मतलब जो भी RNA DNA है, मतलब पर्टिकुलर जो वायरस है कोविड-19, तो उसने जितना रिसर्च किया कि यार इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो जो भी वो चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे अपलोड की, उस चीज़ को मतलब शेयर किया। एक तरीके से ग्लोबल इनिशिएटिव है, ठीक है, ग्लोबल भागीरथी है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, एशियन कंट्रीज के साथ, तो वेरियस कंट्रीज के साथ यहाँ पे इसने शेयर किया कि बहुत अच्छा इसका एक ताइवान का काम दिखाता है। और इससे ये चीज़ निकल के आती है कि WHO में जो है ताइवान का भी एक पार्ट होना चाहिए, ताइवान को भी मेंबरशिप देनी चाहिए, एक यहाँ पे ये पार्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। जो हमारे जैसे काम सभी लोग जानते हैं कि WHO का एक एम है, यूनाइटेड नेशन का एम है 2030 क्या SDG गोल, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 जो है, जिसमें से सेकंड नंबर का जो गोल है वो क्या है, हेल्थ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ताइवान से रिलेटेड ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, सारे पॉइंट इसके क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ओमनियस कॉन्ट्रैक्शन। देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है, सारी चीज़ें मेंशन है, तो उसको मैंने बहुत ही सिंपली वे में आप लोगों के लिए यहाँ पे एक नोट्स बना लिया, तो जिसके अंदर से इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं, इसके ऊपर से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। देखिए इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है IIP। IIP का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एक इंडेक्स से निकाला जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि शो करता है परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये बैकग्राउंड में जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी इंडस्ट्रियल मतलब एक तरीके से सेक्टर होता है, तो वहाँ की परफॉर्मेंस यहाँ पे बताई जाती है, कितना परफॉर्मेंस हो रही है, कितना सारी चीज़ें चल रही हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इसको यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे ये पब्लिश किया जाता है, IIP। तो आपको याद रखना है CSO के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारा एक, तो उसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। रिसेंटली बेस ईयर यहाँ पे चेंज हुआ है, 2011-12 जो है बेस ईयर कर दिया गया है, तो ये बेस ईयर आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बेस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेनली ये 3 सेक्टर के ऊपर वर्क करता है। देखिए तीनों सेक्टर की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपको सारी ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रटना नहीं है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वही बस आपको यहाँ पे याद रखनी। कौन कौन सी, माइनिंग, यहाँ पे 3 सेक्टर हो जाते हैं, एक पहला होता है माइनिंग, सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो माइनिंग जो है, जो माइनिंग का कितना वेटेज निकल के आता है, अगर हम बात करें तो 14.37% जो है यहाँ पे इसका सेक्टर निकल के आता है। इसके अंदर टोटल मतलब एक सेक्टर एक तरीके से आता है, और वेटेज अगर मैं बात करता हूँ तो 14.37% है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, दैट इज 77.63%। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है, और मेंस में आप पुट कर सकते हैं किसी भी आंसर राइटिंग में। इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो 7.99% जो है वेटेज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो 3 सेक्टर आपको याद रखनी है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, MME, ठीक है, याद रखना है MME, मतलब माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। 14.37%, 77.63% एंड देन 7.99%, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्री है उसका कितना पार्टिसिपेशन है, उसका कितना वेटेज है, इसमें देखिए 8 कोर इंडस्ट्री के अंदर वो माइनिंग से भी निकल के आता है, मैन्युफैक्चरिंग से भी निकल के आता है, और इलेक्ट्रिसिटी से भी निकल के आता है। जैसे सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल वगैरह हो गए, ये सभी 8 कोर इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है, सिंपल चीज हो। तो यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्री यहाँ पे वेटेज है 14.27%, सिर्फ 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज निकल के आता है, स्टील वगैरह जो भी हो जाती है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर 8 के 8 कोर सेक्टर जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसके नाम बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और सबका वेटेज बताना है कि किसका कितना वेटेज। वैसे तो देखा जाए तो सबका जो 8 कोर इंडस्ट्री में तो टोटल जो 7 इंडस्ट्री है, सबका यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वहाँ पे डाउनफॉल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ जो है नीचे गई है, गिरी हुई है। लेकिन कोल की जो है, अगर मैं बात करूँ, कोल की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुई है 4%, ठीक है। कोल में यहाँ पे 4% ग्रोथ देखने को मिला है, बल्कि और जो 7 इंडस्ट्री वहाँ पे सब में नीचे देखने को मिला है, ठीक है, डाउनफॉल हुआ है ग्रोथ। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। देखिए एक सेक्टर तो मैंने कोल बता दिया, बाकी की आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल को मूव करते हैं जी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन May 21, तो May 21 को यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है।
तो इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स अपने को कोई डिस्कस नहीं करनी है, ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमें कोई मतलब भी है, क्योंकि उससे कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, हमको तो ये याद रखना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है वो कैसे बनता है, क्या उसके अंदर चीज़ें होती है, प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, चलिए मैं नोट से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्टेट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यहाँ पे हमारा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनता है अगर मैं बात करता हूँ, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, ठीक है ना, एक प्रस्ताव पार करवाना पड़ता है बाद स्पेशल मेजोरिटी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, P+V आपको याद रखना है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, प्लस हाफ मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जो टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली की उससे जो है ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करवाना होता है और वो रेजोल्यूशन जाता है पार्लियामेंट में, और फिर जब पार्लियामेंट उससे पास करती है, ठीक है, याद रखिए सेंटर के पास पावर है, फिर जब पार्लियामेंट पास करती है बात सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, जैसे हमने ये 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग यहाँ पे देखा, तो सिंपल मेजोरिटी इज हाफ, दैट इज ग्रेटर देन हाफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हमारा बनता है, ठीक है। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इलेक्शन होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स रहते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा वास्ट है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये चीज हमने देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट है कैसे बनता है, तो हमने बैकग्राउंड को डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को मूव करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें आप एक बार नजर मान लीजिए, ठीक है, रटने की जरूरत तो नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है 1 डे सैलरी एवरी मंथ, हर महीने की एक सैलरी पीएम केयर फंड्स के अंदर, ठीक है। तो पीएम केयर फंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वॉलेंटरी बेसिस में यहाँ पे आप पैसे जो है जमा कर सकते हैं, अगर आप भी चाहें तो आप यहाँ पे पैसे वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया गया पीएम केयर फंड में फाइट करने के लिए, कोरोना वायरस जो हमारा पेंडेमिक डिसीज है इससे फाइट करने के लिए, ठीक है। तो काफी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको एक तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूज निकल के आती है, अगर हम आगे चलते हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जीआई टैग से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए कश्मीर सैफरॉन गेट जीआई टैग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से बड़ा करके आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, कश्मीर सैफरॉन गेट जीआई टैग, ठीक है। तो पहले हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, फिर मैं जो है यहाँ पे आपको नोट्स के द्वारा इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक ये एरोमेटिक स्पेस है, प्रोसेसेस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, जो कहाँ पाया जाता है, कश्मीर सैफरॉन जो है कल्टिवेट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है करेवा हाईलैंड्स के अंदर, ठीक। हाईलैंड मतलब एक तरीके से ऊपर यहाँ पे इस तरीके से पठार रहता है, ठीक है, नीचे तो हाईलैंड के अंदर ये देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। जिसे रिसेंटली जो है अभी जीआई टैग दिया गया है, ये आपको याद रखना है किसके द्वारा दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा ये चीज दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ये जो है स्पाइस जो है यहाँ पे कहाँ कहाँ ग्रो होती है, सम रीजन ऑफ कश्मीर इन इंक्लूडिंग पुलवामा, जहाँ पे हम पुलवामा अटैक हुआ था वहाँ पे भी ग्रो किया जाता है, बडगाम हो गया, ठीक है, किश्तवाड़ हो गया और श्रीनगर, यहाँ यहाँ इसको जो है ग्रो किया जाता है। तो इसको भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है। यहाँ पे आप फिगर में आप इसकी पिक्चर भी देख रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से कलर से दिखता है। यहाँ पे लेडी है, वुमेन जो है पिक कर रही है सैफरॉन फ्लावर इन साउथ कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर और एक कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक तरीके से मतलब कह सकते हैं ग्रोन एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर। तो ये पहली बार ऐसा है कि वर्ल्ड का जो इतने इतने ऊपर इतने हाई लैंड में ग्रो किया जा रहा है, ठीक है, सैफरॉन 1600 मीटर में, ठीक है, टू 1800 मीटर AMSL के द्वारा यहाँ पे बताया गया, मतलब ए एवं मीन सी लेवल से ऊपर, इतना ऊपर यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है पहली बार, मतलब वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस तरीके से एक जगह पे हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कश्मीर की 3 प्रजाति यहाँ पे, सॉरी कश्मीर की प्रजाति बोल रहा हूँ मैं, सैफरॉन की, यहाँ पे सैफरॉन की जो है 3 टाइप्स बताए गए हैं कश्मीर के अंदर, लच्चा सैफरॉन, मोंगरा सैफरॉन एंड गुच्ची सैफरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों के नाम याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप चाहें डिटेल में तो एक बार रीड कर सकते हैं, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नोट्स की ओर चलते हैं हम थोड़ा। देखिए नोट्स में किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको आर्टिकल पढ़ना है, फिर कश्मीर सैफरॉन, ठीक है,
और यहाँ पे करेवा एक जगह है जहाँ पे हाईलैंड जम्मू कश्मीर के अंदर इसे ग्रो किया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया जीआई टैग दिया गया है। जे दृष्टि के दौरान अभी हमने देखा हो ओनली सेफ्रॉन वर्ड ग्रो एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर टू 1800 मीटर। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए, मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन। बैकग्राउंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाता है अलग से। ठीक है, कि ईरान जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेफ्रॉन जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, सेफ्रॉन ईरान के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया जो है ईरान के काफी नजदीक में है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम ईरान को जो है पीछे छोड़ दें और ज्यादा सेफ्रॉन को ग्रो करें। ये काफी ज्यादा प्रिसाइज होता है, काफी ज्यादा इसके अंदर मतलब कॉस्टली माना जाता है इसको। ठीक है, सेफ्रॉन के 3 टाइप्स यहाँ पे कश्मीर में अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, लच्चा सेफ्रॉन, मोंगरा सेफ्रॉन और गुच्ची सेफ्रॉन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, ये हमारा यहाँ पे आर्टिकल्स खत्म हो गया। ठीक है, तो कैसा रहा आज का लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। द हिंदू को हमने किस तरीके से डिस्कशन किया। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, अगर आपको नोट्स पसंद आए हैं, ठीक है, अगर आपको तरीका पसंद आया है तो आप लेक्चर को कमेंट करिए और फटाफट हर जगह फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक मारिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपने डिसलाइक क्यों किया, जिससे हम अगले लेक्चर में उसको इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो द हिंदू को हमने डिस्कशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो इसको शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और मोटिवेट रहिए हमेशा। ठीक है, आपको मोटिवेशन डाउन नहीं रखना है अपना। ठीक है, आपको हमेशा मोटिवेशन को अप रखना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।